हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो है वैद्युत रसायन। इस चैप्टर का ये वन शॉट क्लास है और वन शॉट क्लास में आज हम सभी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। याद रखेंगे पिछले 5 सालों में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आज किस वीडियो में हम कराने वाले हैं, वो भी वो न्यूमेरिकल जो बार बार पूछे जाते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पूछे गए हैं। याद रखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर का हमने वन शॉट क्लास थ्योरी का ले लिया है। अब ये आंकिक प्रश्न का हम ले रहे हैं, न्यूमेरिकल का हम ले रहे हैं। आज न्यूमेरिकल जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, जिनको न्यूमेरिकल हार्ड लगता है, मैं उनसे कहना चाहूंगा बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको समझाएंगे जी। आसान हो जाएगा आपसे न्यूमेरिकल आपको लगाना। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और एक एक न्यूमेरिकल को हम सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन और इस चैप्टर का न्यूमेरिकल हम देखेंगे जी। तो चलिए हम पहला अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पहली बात प्रश्न को पढ़ा जाता है। पहला आपका काम है जब भी न्यूमेरिकल दे, ध्यान से समझेंगे, पहला स्टेप यही है कि जब भी कोई भी न्यूमेरिकल दिखे उसको ध्यान पूर्वक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखा गया है, कॉपर सल्फेट के विलयन में 2 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। ठीक है, 2 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, किसमें, कॉपर सल्फेट के विलयन में। ठीक है, तो कह रहा है कि कैथोड पर निक्षेपित तांबे का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और यहां पे हमें दे दिया है कॉपर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसका मान दे दिया है, फैराडे स्थिरांक का मान हमें दे दिया है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहां पे इतना दिया हुआ है। एक और चीज का यहां पे मान दिया हुआ है, मैंने नहीं लिखा है, वो मैं लिख दे रहा हूं। माफी चाहूंगा, भूल कर यहाँ पे टाइपिंग में नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक और एन का मान दिया गया है, सॉरी, एन का मान दिया गया है, एन इक्वल टू मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान दिया गया है 2। तो वो नहीं लिखे थे हम भूल कर, तो चलिए हमने यहाँ पर साइड में लिख दिया। तो ये हमारा इतना ये प्रश्न है। अब मैं कह दूं ना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। तो चलिए इस टाइप के जब भी प्रश्न आता है कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला कभी भी आप जो जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है आपका टारगेट, कि आपका टारगेट क्या है दोस्त। आपको इस प्रश्न में आपका टारगेट क्या है, तो टारगेट हमारे ये है कि कैथोड पर निक्षेपित तांबे का द्रव्यमान ज्ञात करना। मतलब हमें तांबे का द्रव्यमान ज्ञात करना है, ये बात कहा जा रहा है। तो हमारा सबसे पहले तांबे का द्रव्यमान, हमारा टारगेट पता चल गया कि तांबे का द्रव्यमान स्मॉल एम हमें ज्ञात करना है, ये हमें पता चल गया। तो पहले आपको टारगेट ही आपको पता करना है। जैसे टारगेट आपको मालूम चल गया, दूसरा आपका काम है कि जो जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को सबसे पहले दिया है करके लिखा जाता है। तो चलिए हम लिखते हैं जी, पूरा जीरो लेवल से हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल, हल लिख सकते हैं आप इसे। तो आप लिखेंगे दिया गया है। पूरा जीरो लेवल से हम समझा रहे हैं, जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है वो न्यूमेरिकल आज आराम से समझेंगे, कैसे आपको आएगा वो सब आपको समझ में आएगा जी। तो सबसे पहले कह रहे हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया गया है। तो यहाँ पे विद्युत धारा का मान दिया है, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा आई इक्वल टू कितना, 2 एम्पियर दिया है, तो 2 एम्पियर हमने लिख दिया। ठीक है, 30 मिनट तक प्रवाहित किया गया है। 30 मिनट मतलब समय का मान दिया हुआ है, तो यहां पे हम लिखेंगे समय। समय कितना है, 30 मिनट है। अब मिनट में हम नहीं लेते हैं, मिनट को सेकेंड में हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 30 मिनट जो दिया हुआ है इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे, हिंदी में मैं लिख देता हूं मिनट। तो इसको अगर हम सेकेंड में चेंज करते हैं तो सेकेंड में कैसे चेंज होगा जी, 30 अगुड़े 60 कर देंगे तो 36 18 मतलब 1800 सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहली बात, या 1800 सेकेंड क्या निकला, या 1800 सेकेंड हमारा समय का वैल्यू निकल गया। तो समय का जो वैल्यू हमारा आया ये 1800 सेकेंड आ गया। ठीक है,
तो सबसे पहले धारा का मान हमने निकाल लिया, फिर समय को हमने सेकेंड में चेंज कर लिया। तीसरा अब हमें क्या दिया है, कॉपर का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो ये हम लिखते हैं कॉपर का परमाणु द्रव्यमान। तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं। और कितना दिया है, कैपिटल एम का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 63.5 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एफ का जो मान दिया है, फैराडे स्थिरांक का मान, फैराडे स्थिरांक इसको लिखते हैं हम ऐसे, फैराडे नियतांक। तो फैराडे स्थिरांक है या फैराडे नियतांक है, इसका मान जो होता है वो कितना दिया है, 96,500 कूलाम, ये हमारा मान दिया हुआ है। अब फिर एन, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या का मान दिया हुआ है, एन का मान मतलब एन का मान जो दिया हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो एन का मान दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। तो देख लीजिए सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया है, जो जो इस प्रश्न में, जो जो हमें इस प्रश्न में दिया गया है सबसे पहले हमने वही दर्शाया है। क्या कुछ किया है हमने? अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने क्या किया है, केवल यहाँ पे एम्पियर का मान हमने लिखा, फिर समय का मान दिया था, समय को हमने दर्शा दिया, समय को केवल सेकंड में यहाँ पे चेंज किए हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉपर का द्रव्यमान दिया था वो हमने लिख दिया, फिर फैराडे स्थिरांक का मान दिया था वो हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे एन का मान दिया था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान, तो वो हमने लिख दिया। अब जैसे ही हमने इतना लिख दिया, तब हमारा यहाँ पे कह रहा है कि निक्षेपित तांबे का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो तांबे का द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला क्या होता है जी, निक्षेपित द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब निक्षेपित तांबे का द्रव्यमान, निक्षेपित तांबे का द्रव्यमान। अब निक्षेपित तांबे का द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे निक्षेपित तांबे का द्रव्यमान स्मॉल एम इक्वल टू होता है कैपिटल एम इंटू क्यू बाई एन इंटू एफ, ये हमारा होता है जी। कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम बाई इंटू क्यू बाई एन इंटू एफ, ये हमारा होता है, ठीक है। अब ये हमारा एम क्या है, एम क्या है जी, एम है हमारा परमाणु द्रव्यमान, फिर एन क्या है, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ क्या है फैराडे स्थिरांक, अब क्यू, क्यू क्या है, आवेश है। तो क्या यहाँ पे आवेश का कहीं मान दिया है, नहीं दिया है, बट हम इतनी बात जानते हैं कि विद्युत धारा आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ये हम जानते हैं, विद्युत धारा आई इक्वल टू आवेश बटे समय होता है। अब ये हमारा टी इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो आई इंटू टी हो जाएगा गुणे इक्वल टू क्यू, मतलब ये टी इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा ना, तो वही आई इंटू टी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। मतलब आवेश जो है वो आई इंटू टी के बराबर है, तो इस आवेश की जगह पर हम आई इंटू टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे जी, यही हम काम करेंगे। यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि m इक्वल टू ये कैपिटल M हो गया इंटू क्यू की जगह पर आई इंटू टी हमने कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चाहिए। और उसके बाद n इंटू एफ हमने कर लिया, तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया, हमने चेंज कर लिया है। अब इस पर हम मान रख देते हैं, क्यों ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आई का मान हमें पता है यहाँ पे दिया हुआ है, टी का जो मान है ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए हमने आई इंटू टी में तोड़ दिया इसको। देखिए अब मान रखेंगे तो अब निकल जाएगा, स्मॉल एम, कैपिटल एम का मान कितना दिया है जी, कैपिटल एम का मान दिया है हमारा, कैपिटल एम का मान दिया है 63.5, 63.5। फिर आई का मान कितना दिया है 2 एम्पियर, तो यहाँ पे हम 2 एम्पियर 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे टी समय का मान कितना दिया है, समय का मान 1800 दिया हुआ है, तो 1800 हमने लिख दिया। फिर एन का मान दिया हुआ है 2, देख लीजिए एन का मान दिया हुआ है 2, और एफ का, एफ क्या है जी, एफ का मान फैराडे नियतांक का मान 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, इतना दिया हुआ है, इतना हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बाबू मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता रहा हूं, हमें क्या ज्ञात करना है,
निक्षेपित तांबे का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो ये m क्या है, m ही है तांबे का द्रव्यमान। शुरू में ही हमने कहा था कि आपको सबसे पहले आपको टारगेट पता करना है और निक्षेपित तांबे का द्रव्यमान स्मॉल m का मान हमें ज्ञात करना है, ये पहले ही हमने कह दिया था। सीधी बात है, मान को सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए सॉल्व क्या होगा, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, सही बात है। ये एक 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया ना। तो अब बचा क्या, अब बचा क्या दोस्त, तो अब इधर बचा m इक्वल टू अब ये हमारा बचा 63.5 गुणे 18, ये बचा। और नीचे क्या बचा 96 कितना 965, कितना बचा जी 965 हमारा बच गया। अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, अब सबसे पहले 18 का गुणा इसमें करा देंगे। तो जैसे ही हम क्या कराते हैं, इसका गुणा करा लेते हैं। तो ये हम गुणा कराते हैं तो देख लीजिए क्या मिलता है, m इक्वल टू ये 63.5 में 18 का अगर गुणा करा देंगे ना, तो ये बात आप याद रखेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 1143। 1143 965 है तो 965 से भाग दे देंगे। अब 965 से अगर इसमें आप भाग देते हैं ना, तो ये आपका कितने बार में जाएगा, तो ये मोस्टली आपका एक बार में जाएगा 1.18 ग्राम। 1.18 ग्राम ये आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करके, तो देख लीजिए। अब देखिए सीधी बात यहाँ पे हम देख रहे हैं 965 है तो 1100 है, तो एक ही बार में ना जाएगा। 9 दूना 18, 1800 हो जाएगा, तो उतना तो चाहिए नहीं। 1100 तो एक बार में जाएगा, तो 1.18 ग्राम हमारा आ जाएगा। आप भाग देकर देख सकते हैं, मैंने आपको आंसर बता दिया है। तो ये आपको क्या हार्ड लगा जी, कुछ भी तो हमने नहीं किया है, ये न्यूमेरिकल में कुछ भी हमने नहीं किया है, जो मान दिया है उतना रखा है। और सिंपल सा ये तो मेन हमारा फॉर्मूला होता है। अब इतना ही थोड़ा दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना था कि Q का मान तो दिया नहीं है, परंतु Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है, आई इंटू टी होता है। तो आई इंटू टी का तो मान दिया हुआ है ना, तो हम Q को तोड़ देते हैं। जैसे ही आप तोड़ेंगे तो अब तो बस मान रखे हैं और गणना किए आ गया है। ऐसे ही न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, बशर्ते आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाना होता है, एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे सर एक्स्ट्रा ये सोच कैसे आएगा, कैसे हमें ये सब पता चलेगा। इसका सबसे अच्छा रीजन है, इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है रिवीजन और बी प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल का, जितना आप न्यूमेरिकल की वीडियो देखेंगे, जितने प्रकार की आप न्यूमेरिकल देखेंगे, जितने प्रकार की आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, यही आपको एक अनुभव दिलाएगा। और इसी अनुभव के आधार पे आपको पता चल जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पर डे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो सॉल्व कीजिए ही कीजिए न्यूमेरिकल का अपने बुक से। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, तो इतना हमने काम कर लिया। चलिए अब दूसरा हमारा आ जाता है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट की विलयन में सॉरी 9 कितना है 9665 कूलाम, ठीक है। विद्युत प्रवाहित करने पर निक्षेपित तांबे का द्रव्यमान चांदी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब चांदी का यहाँ पे हमें क्या कहा है, निक्षेपित चांदी का द्रव्यमान ज्ञात करना है। चलिए वही बात है, चांदी का द्रव्यमान मतलब फिर से इसमें स्मॉल m का मान हमें ज्ञात करने को कह दिया। और जबकि यहाँ पे चांदी का मोलर द्रव्यमान या चांदी का परमाणु द्रव्यमान का मान हमें 108 दिया हुआ है। तो हमारा टारगेट तो पता चल गया, स्मॉल m हमें ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है वैल्यू उसको लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पे कह रहा है 96,500 कुलाम। तो कुलाम मतलब क्या, आवेश का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहला दिया है आवेश का मान। तो आवेश का मान, आवेश Q इक्वल टू आवेश Q, आवेश Q का मान दिया है 9,665 कूलाम। तो इतना हमने लिख दिया। फिर से कह रहा है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निक्षेपित तांबे का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। केवल हमें आवेश का मान दिया है, और यहाँ पे एक और दे दिया है कि जो चांदी है ना, चांदी मतलब Ag का
परमाणु द्रव्यमान। तो Ag का परमाणु द्रव्यमान का मान हमारा कैपिटल M का मान जो दे दिया है वो कितना दे दिया है, 108 दे दिया है। ठीक है। और एक चीज आप याद रखेंगे, जो चांदी होता है ना, चांदी जो सिल्वर नाइट्रेट जो बना हुआ है, तो जो चांदी होता है चांदी पर Ag प्लस होता है। चांदी जो होता है चांदी जो होता है चांदी पर Ag प्लस होता है। परंतु ये जब एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है ना, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, तब जाकर ये Ag में चेंज होता है। समझ रहे हैं? चांदी पर Ag प्लस होता है, परंतु ये फिर से किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तब जाकर ये Ag में चेंज होता है। तो मतलब Ag कब बना, ये Ag चांदी कब बना, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तब जाकर बना है। तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या n का मान जो होगा ना वो 1 हो जाएगा। n का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो जैसे ही हमें ये तीन चीजों का वैल्यू निकल गया, जैसे ही हमने ये तीन चीजों का वैल्यू निकाल लिया, पहले आवेश का मान, मोलर द्रव्यमान ये दिया था, और एन का जो वैल्यू है ये हमें पता चल जाया है, यहां से निकल गया है कि एक इलेक्ट्रॉन लेने पर ही चांदी जो है Ag बनता है, उदासीन बनता है, जब इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो अब हम देख लेते हैं, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि निक्षेपित चांदी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे तब निक्षेपित चांदी का द्रव्यमान। तो निक्षेपित चांदी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा स्मॉल m इजकल टू, फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, स्मॉल m इजकल टू कैपिटल M इंटू क्यू बाई n इंटू एफ। यही हम जानते हैं ना, तो ये हमने इतना लिख दिया। ठीक है। अब देखिए, अब सीधी सी मान है, मान रख देते हैं, तो देखते हैं रखने पे क्या मिलता है। स्मॉल m, कैपिटल M का मान कितना दिया है, कैपिटल M का मान 108 दिया हुआ है, तो ये हम लिख देते हैं 108। फिर Q का मान कितना दिया है, तो Q का मान दिया है 9650, तो 9650 यहाँ पे हमने ये रख दिया। ये दो काम कर दिए। फिर N का मान हम जान गए हैं कि N का मान यहाँ पे 1 होता है, तो 1 हमने रख दिया। फिर यहाँ पे अब F का मान बचा। F क्या है जी, फैराडे स्थिरांक है। अब फैराडे स्थिरांक है या नियतांक, हमेशा आप याद रखेंगे कि फैराडे स्थिरांक का जो मान होता है वो 96,500 कूलाम होता है। 96,500 कूलाम होता है, ये वैल्यू होता है जी फैराडे स्थिरांक का, तो ये हमेशा याद रखेंगे। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 96,500 कूलाम। देख सकते हैं पहले भी क्वेश्चन में यहाँ पे फैराडे स्थिरांक का मान दिया था 96,500 कुलाम, कुलाम मोल इनवर्स ये दिया हुआ था। तो ऐसे ही यहाँ पे 96,500 कुलाम ये हम रख देंगे 96,500 कुलाम ये हमने रख दिया। इतना हमने कर दिया। अब जैसे इतना कर दिया तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। स्मॉल m इक्वल टू, अब एक काम करेंगे हम, देखिए सीधी बात है, एक जीरो से, ये एक जीरो तक कैंसिल हो गया, तो अब इधर क्या बचा, इधर अब क्या बचेगा जी, इधर 108 बचेगा, ये हमारा 9 कितना 965 बचेगा, और ये एक अगर इसमें गुणा होगा तो ये 6,000, सॉरी 9,650 बचेगा। अब देखिए अगर आप काटेंगे ना इसको इसको, तो ये हमारा एक बार में 965, और ये हमारा 10 बार में कटेगा 6,950, ये 10 बार में कटेगा। तो अब ये यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगा जी, अब इसको अगर आप काट दिए तो अब इसको देखते हैं, तो अब क्या हुआ जी, अब इसको स्मॉल m इक्वल टू, अब क्या बचा, इधर बचा 108, सीधी बात है, ऊपर बचा 108 और नीचे बचा 10, 108 बचा और नीचे बचा 10। अब 10 से 108 में भाग दे दीजिए, सीधी बात है, 10 से अगर 108 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 10.8 में जाएगा, 10.8 ही ना आएगा जी, 10.8 में आ जाएगा। पहली बात तो 10 दा के 100, तो 10 बार में 100 कटेगा, फिर यहाँ पे दशमलव लेंगे तो 80 हो जाएगा, तो 10 अठे 80,
तो ये हमारा m का जो मान निकला वो इतना हमारा ग्राम निकल जाएगा। 8.8 सॉरी 10.8 10.8 ग्राम ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ था जी, इसमें कुछ था? बिल्कुल भी कुछ नहीं था। केवल हमें समझना है कि फॉर्मूला हमें कैसे लगाना है। ये एक फॉर्मूला अभी आप याद कर लीजिएगा, निक्षेपित चांदी का या निक्षेपित किसी का बस द्रव्यमान कहे तो द्रव्यमान का ये फॉर्मूला होता है स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M Q N इंटू F। ये हमारा होता है। तो इसको आप हमेशा के लिए याद कर लिए ना, तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे? चलिए ले तो लिए ही होंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको कह रहा हूं कितना है, 19,000 यहाँ पे लिखा गया है, कितना है 1,93,000 है। तो 1,93,000 गुलाम विद्युत कितने फैराडे के बराबर होगा? मतलब हमसे इतना पूछा जा रहा है, इतना जो गुलाम विद्युत है ये कितने फैराडे के बराबर होगा। ये मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तुरंत आपको इजी लगने लगेगा। कहेंगे सर इतना छोटा आप न्यूमेरिकल कराते हैं। तो मैं आपको दे रहा हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। मैं साइड भी हट जाऊं क्या? चलिए, दिखाई तो दे रहा है ना? चलिए, तो इसको आप थोड़ा सा वीडियो को रोककर आप सॉल्व कर लीजिए। कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे तो अब मैं करा रहा हूं, ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल। और देखिए आपका आंसर आया है कि नहीं। इतना कूलाम हमें आवेश दिया है तो हम सीधी बात लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है? आवेश। आवेश Q का मान हमारा दिया हुआ है। आवेश Q का जो मान दिया है वो दे दिया है हमारा 1,93,000। 1,93,000 ये हमारा दिया हुआ है कूलाम। ये इतना दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कि फैराडे कितने फैराडे, मतलब फैराडे की संख्या हमसे पूछी जा रही है। तो हम यहाँ पे जानते हैं, तब हम लिखेंगे, तब फैराडे की संख्या, फैराडे की संख्या, फैराडे की संख्या इक्वल टू हमसे पूछा गया है तो फैराडे की संख्या होता है क्या? तो फैराडे की जो संख्या होता है वो आवेश बटे फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। फैराडे की संख्या इक्वल टू आवेश बटे क्या होता है? फैराडे नियतांक होता है। अब इस पर वैल्यू रखेंगे हमारा निकल जाएगा। देखिए हमें फैराडो की संख्या चाहिए तो ये फॉर्मूला होता है आवेश बटे फैराडे नियतांक। तो अगर हम इस पर मान रखते हैं तो फैराडे की संख्या, फैराडे की संख्या, आवेश का मान कितना दिया है? तो आवेश का मान हमारा दे दिया है 1,93,000। ठीक है। और यहाँ पे हमारा फैराडे नियतांक का मान जानते ही हैं कितना होता है जी? 96,500, 96,500 कुलाम इंटू मोल। क्या होता है जी? 96,500 कुलाम इंटू मोल होता है। तो इतना हमने रख दिया। अब जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। सीधी बात है कि दो जीरो है तो पहले दो जीरो से दो जीरो आप काटिए। तो जैसे ही आप काटते हैं तो उसके बाद क्या निकलता है जी? तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा? 1,930 बचेगा। और नीचे क्या बचेगा? 965 बचेगा। ठीक है, यही बचेगा ना। अब इसका अगर इसमें आप भाग देते हैं तो अगर आप इसको भाग देकर देख लीजिएगा तो 965 है ना, 965 दूना ही होता है 1930। तो दो बार में ये हमारा कट जाएगा। तो दो हमारा क्या आ जाएगा? 2 फैराडे, 2 फैराडे ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या निकला? तो ये हमारा फैराडो की संख्या, फैराडे की संख्या कितनी फैराडे होगा? तो 2 फैराडे होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे।
कि इतना कूलाम आवेश में जो कितने विद्युत कितने फैराडे होंगे, तो इतना 1,93,000 कूलाम आवेश में 2 फैराडे होंगे। कितने होंगे जी? 2 फैराडे। इस बात को आप याद रखेंगे। तो क्या न्यूमेरिकल हार्ड था? न्यूमेरिकल हार्ड कैसे बना? तो वो हार्ड इसलिए बना क्योंकि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है। अब फॉर्मूला, हमारा कर्तव्य क्या है दोस्त, कि हम आपको सब फॉर्मूला बता दें। तो फॉर्मूले पर तो पर्सनली हमने लगभग आज से 1 महीने पहले ही हमने पूरी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दिए हैं। अब आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आपने नोट डाउन नहीं किया, आपने फॉर्मूले को रिवीजन नहीं किया, तो ये मेरी गलती नहीं है दोस्त। ये किसकी गलती है? ये अपने आप से आप पूछिए। हम हमेशा से कहते हैं कि सभी वन शॉट वीडियो जब हम करा रहे हैं, वो चैप्टर वाइज आप पढ़िए। हम उसमें सभी आपके पीवाईक्यू को करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम करा रहे हैं। तो चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, जब भी वन शॉट क्लास आए उसको जरूर देखें, और उसके साथ साथ फॉर्मूला और न्यूमेरिकल को भी वीडियो को देखें, और एक एक करके अपनी पढ़ाई करें। नहीं कर रहे हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं है दोस्त, ये मैं कह दे रहा हूं। अभी भी मैं कह रहा हूं, जिनको लगता है कि हाँ जी हमें पढ़ाई करनी चाहिए, फॉर्मूले को भी तैयार करना है, न्यूमेरिकल को भी तैयार करना है, वन शॉट की भी पढ़ाई करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का और इंग्लिश का सभी का लिंक है। आप वहां से जाकर क्लिक करके अपनी केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पहले तैयार कर लीजिए। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूले को। इससे पहले अभी हमने ये फॉर्मूले बताया है कि किसी का भी द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो इसके लिए ये फॉर्मूले है। ठीक है, चलिए जी। इसका जब ज्ञात कीजिएगा, इसको लिखिएगा, तो एक और लिख दीजिएगा कि Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो एक और इसके नीचे ये फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा कि आई इंटू टी के रूप में भी ये फॉर्मूला पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो आगे हम बढ़े। आगे अपना क्वेश्चन आता है 4th नंबर, और 4th नंबर अभी हमारा क्वेश्चन है कि 5 एम्पियर धारा वाला 96,500 कूलम विद्युत प्रवाहित करने पर कितने समय लगेंगे। अब यहां पे हमसे समय का मान पूछ लिया है दोस्त, समय का मान हमसे पूछ लिया है, कितना समय लगेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस प्रश्न को आप हल कीजिए, क्योंकि अभी हम हल कर देंगे तो आप कहेंगे इतना इजी। जब सॉल्व कर देते हैं ना, तो अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत इजी प्रश्न आप करा रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा इजी ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत लेंदी या बहुत हार्ड नहीं क्वेश्चन पूछे जाते। तो एक बार सॉल्व तो कीजिए, मैं वीडियो को कह रहा हूं कि आप रोक कर सॉल्व कीजिए। किए होंगे, चलिए जी, अच्छी बात है। आपने वीडियो को रोककर एक बार ट्राई जरूर किए होंगे। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अब मैं करा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या लिखेंगे, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या दिया, 5 एम्पियर की धारा, तो हम लिखेंगे दिया गया है। तो ये हमारा विद्युत धारा का मान दिया है। तो विद्युत धारा का मान कितना दिया है, 5 एम्पियर। तो ये हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे कह रहा है 96,500 कूलाम क्या किया है, विद्युत प्रवाहित करने पर, मतलब 96,500 कूलाम ये आवेश का मान दिया है। क्योंकि कूलाम का मात्र, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, तो इसी से हमें पता चल जाता है। तो ये आवेश का मान दिया हुआ है। 96,500 कूलाम इतना दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रवाहित करने पर कितना समय लगेगा, समय का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, तब तब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि विद्युत धारा, विद्युत धारा का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, विद्युत धारा का फॉर्मूला जानते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो इतना हमने लिख दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देख लीजिए, ये क्यू इक्वल टू सॉरी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो मैं आपसे कहूं तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे ये टी इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा कराएगा आई में, तो आई इंटू टी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। यही ना होगा जी,
ये टी इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग करा, सॉरी भाग में, इधर आएगा तो गुणा करा देगा आई में, तो आई इंटू टी इंटू क्यू हो गया। अब देखिए ये आई इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो यहां से टी का जो फॉर्मूला मिला वो क्यू बाई आई मिल गया। ये हमारा फॉर्मूला मिला ना। तो इस फॉर्मूले पर देखिए ये टी क्या है, समय है, और समय का ही मान चाहिए, तो समय इक्वल टू आवेश बटे विद्युत धारा। अब इसका मान अगर हम रखें तो क्या निकलेगा, आई टी इक्वल टू क्या निकलेगा, तो ये देख लीजिए, आवेश, आवेश का मान कितना दिया, 96,500, 96,500 कूलाम हमने लिख दिया। और यहाँ पे आई, आई का मान कितना है, विद्युत धारा का मान है 5 एम्पियर, तो ये हमने 5 रख दिया। अब देखिए, अब सीधी बात है, अब बताइए इसमें कुछ है जी, अब 5 से आप भाग दे दीजिए, तो 5 से अगर आप भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, आप ही सोचिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 5 एकम में 5, फिर अब बचा यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 46, तो 5 नवा 45, तो 9, फिर एक बचा तो एक, ये 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो। तो ये देख लीजिए समय का जो मान हमारा आया ना, समय का मान आया ये 19,300 हमारा आ गया है, 19,300 ये हमारा समय का मान आ गया है, तो इसको आपको याद रखना है। अब ये 19,300 हमारा आ गया, समय का मान आ गया, सीधी बात है समय जो होगा हमारा सेकेंड में ही होगा, तो सेकेंड में हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहे ना तो इसको घंटे में भी चेंज कर सकते हैं। घंटे में चेंज कैसे करेंगे जी, तो इतने में आप 3,000 कितना, 3,600 से आप भाग दे दीजिए, आपका समय में चेंज हो जाएगा। तो 3,600 हम भाग देंगे तो घंटा में वो चेंज हो जाएगा। बट आप समय में भी आंसर बता सकते हैं, घंटे में कोई यहाँ पे तो हमें कहा नहीं है कि घंटे में ही आप बताइए, तो नहीं कहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम समय में भी आंसर दे सकते हैं। तो क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये न्यूमेरिकल हार्ड था, बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं हार्ड था। तो जब हार्ड नहीं था तो आपको क्या है, एक फॉर्मूले को आपको समझना है कि कैसे ये क्या हो रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थोड़ा सा, अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि भैया हार्ड नहीं करा रहे हैं, तो चलिए जी, आइए अब थोड़ा सा हम हार्ड न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा एक हार्ड न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, ये ऐसे न्यूमेरिकल ना स्टूडेंटों को समझ में नहीं आते, तो अगर नहीं आते तो हम आपको समझाना चाहेंगे। देख लीजिएगा, अपनी मतलब जो भी आप नींद आ रहा है वो सब भूलकर आप फोकस के साथ समझिएगा। ये न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल अक्सर स्टूडेंटों को समझ में नहीं आते, तो मैं चाहता हूं कि हमारे प्यारे स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जेड है, फिर यहाँ पे एक रेखा आपका फिर से Zn2+, मतलब जिंक जो है वो जिंक 2+ में चेंज हुआ है, और इसका सांद्रता दे दिया है 1 m, मतलब 1 मोलर। फिर यहाँ पे ये हमारा सेतु टाइप सा है, और यहाँ पे कॉपर है 2+ है, तो कॉपर 2+ है ना, ये फिर से कॉपर में चेंज हुआ है, कॉपर 2+ से कॉपर में चेंज हुआ है, और कॉपर 2+ की जो सांद्रता है वो 1 मोल है, 1 मोलर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेल, मतलब कह रहा है कि कॉपर सेल का मानक विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, कॉपर सेल का मानक विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, जबकि ई नोट Zn2+, फिर से यहाँ पे Zn2+ बाई Zn इक्वल टू इतना मान दिया है, और ई नोट कॉपर 2+ बाई कॉपर का जो मान दिया है वो प्लस में 0.34 दिया हुआ है, इतना मान दिया हुआ है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे, हमसे कहें कि मानक विद्युत वाहक बल, मतलब विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करने को कहें, तो हम क्या करेंगे जी, तो हम यहाँ पे करते हैं हम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करने को कहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात को समझिएगा, जब भी आपको ऐसा मान देना तो अब आपको ये समझिएगा कि ये Zn जो है वो Zn2+ में चेंज हुआ है, और जो Cu है, Cu2+ है, वो Cu में चेंज हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल, और सॉरी, और थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है। मैं माफी, ये क्या ही हो गया है भैया।
चलिए मैं माफी चाहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू है उसको लिखते हैं। थोड़ी सी मैं धीरा बोल रहा हूँ, ठीक है सर जी, बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, सर्दी है तो थोड़ी सी बीच बीच में दिक्कत ये हो जाती है। और जब भी पता नहीं क्या हुआ है ना, कि जब भी मुझे सर्दी आती है, छींक आता है, बार बार एक एक दो दो मिनट तक आता रहता है। क्या हुआ है भैया? मैं समझ नहीं पाता हूँ इस बात को, कि सर्दी ऐसे तो होता नहीं है, होता है तो वो नॉर्मली रहेगा, बट लग रहा है कि रिएक्शन टाइप से कुछ हो गया है, एलर्जी टाइप का, एलर्जी। ठीक है, अब देखते हैं, जो भी होगा तो दवा लेना पड़ेगा, अगर लेना होगा तो ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे अगर बात को आप समझ रहे होंगे, तो जो ई नोट जिंक 2+ है, वो जिंक में चेंज हुआ है, और इसका वैल्यू हमारा इतना दिया है। तो अगर मैं इसका पहले वैल्यू लिखूं, क्या क्या दिया हुआ है, तो जो ई नोट और जो Zn 2+ है, वो Zn में चेंज हुआ है, और इसका वैल्यू दे दिया है -0.76 वोल्ट। जब भी ऐसे दे ना, तो इसको वैल्यू के, इन सभी वैल्यू को लिखिएगा। फिर दूसरा हमारा क्या वैल्यू दिया है, कॉपर का वैल्यू दिया है कि ई नॉट कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ है, ये कॉपर में चेंज हुआ है, ये किस में, कॉपर में चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक किया हुआ है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या किया हुआ है, आ, यहाँ पे मिस्टेक ये किया हुआ है कि देख लीजिए, यहाँ पे जेडन है, वो Zn 2+ में चेंज हुआ है, तो जेडन, यहाँ पे Zn 2+ लिखना चाहिए ना, यहाँ पे Zn 2+ लिखना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर Zn 2+ हमें लिखना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इतना आपको याद रखना है। तो ऐसे ये Zn 2+ यहाँ पे लिखना चाहिए था ऐसे। तो ये थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, कोई बात नहीं। तो ये Zn और Zn 2+, क्योंकि जब ऊपर ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है, तो Zn 2+ ऐसे। और ये कॉपर कॉपर Cu 2+ है, ये Cu में चेंज हुआ है, इसका वैल्यू दिया है 0.34 वोल्ट। अच्छा मैं माफी चाहूंगा, उस समय से थोड़ा एनर्जी हमारा लो हो गया है इस फॉर्मूले को, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दी आ गया था ना, वो पूरा माइंड सेट चेंज कर देता है। तो चलिए थोड़ा सा आप जोश में हम आ जाते हैं, और जोश में हमारा आने का मतलब यही है दोस्त, कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अक्सर स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देना, आपको मैं एक बात बता रहा हूं, उस पर फोकस कीजिएगा। आपको फोकस ये करना है ना, कि जेडेन है, ये किस में चेंज हुआ है, आवेश पर ध्यान देना है कि इस पर कुछ भी आवेश नहीं है, इधर 2+ आवेश आ गया है। इधर देखिए 2+ आवेश है, और ये किस में चेंज हुआ है, Cu में चेंज हो गया है, मतलब इधर कोई आवेश नहीं है। तो ये हमारा मान दिया है। अब देखिए, अब हमें पता ये करना है कि ये जिंक है, ये कॉपर है, इसमें से कौन हमारा कैथोड प्लेट है और कौन हमारा एनोड प्लेट है, ठीक है। ये हमें चेंज पता करना है। तो ये कैसे पता हो चलेगा, तो ये आप समझिएगा, जब जेड से, ध्यान से समझेंगे, देख लीजिए यहाँ पे जिंक से Zn 2+ में चेंज हुआ है, जिंक से ये जिंक 2+ में चेंज हुआ है। तो जिंक से जिंक 2+ कब होगा जी, जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन देता है ना, तभी जाकर उस पर प्लस वाला आवेश आता है। तो इसका मतलब ये जिंक जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है, तब जाकर इस पर प्लस आवेश आया है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपना देता है ना, जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, जिस पर प्लस आवेश आ जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, तो देने वाले पर कौन सी क्रिया होते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ठीक है। और जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है ना, वो जो प्लेट होता है, वो हमारा एनोड प्लेट कहलाता है, एनोड प्लेट कहलाता है जी, एनोड प्लेट। बात आप समझे, जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी वो एनोड प्लेट कहलाएगा।
और जो हमारा देखिए ये Cu2+ है, ये किस में चेंज हुआ है, ये Cu में चेंज हुआ है। तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ था, परंतु अब ये Cu में चेंज हुआ है। तो Cu में कब चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ था वो किसी से फिर ले लिया। तो जब इसने ले लिया है तब इस पर Cu 2 आवेश जो है वो प्लस वाले हट गए। इस किसी से लिया है इलेक्ट्रॉन, तो जब किसी से लेता है ना तो इस पर अपचयन की क्रिया होती है। जो कोई भी धातु है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर अपचयन की क्रिया होती है। अपचयन को हम क्या कहते हैं, उसको हम उस प्लेट को हम कैथोड कहेंगे। कैथोड, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। तो आप सीधी बात समझ गए कि इसने जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तब यहाँ पे Zn2+ आया है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी क्रिया हुए है, तो यहाँ पे हुई है ऑक्सीकरण की क्रिया। यहाँ पे कौन सी क्रिया हुई है, ऑक्सीकरण की क्रिया। तो ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है तो इसीलिए ये कैथोड हमारा प्लेट कहलाएगा। ठीक है, सॉरी एनोड प्लेट, एनोड प्लेट, ये हमारा एनोड प्लेट कहलाएगा। और ये हमारा Cu2+ है, और ये Cu में चेंज हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तभी इसका आवेश घटा है। तो इस यहाँ पे इसका मतलब अपचयन की क्रिया हुई है। और जहां पर अपचयन की क्रिया होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी, कैथोड प्लेट कहते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए। तो देखिए यही बात आपको मोस्टली समझना है। जैसे ही आपने ये बातें समझ गए तो उसके बाद फॉर्मूला हमें क्या कह रहा है कि कॉपर मतलब सेलों का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो सेलों का सेल का मानक विद्युत वाहक बल। तो सेल का मानक विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो होता है E सेल, मतलब सेलों का विद्युत वाहक बल इक्वल टू क्या होता है, E कैथोड, और माइनस क्या होता है, E0 एनोड। ये फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले पर हम रख देंगे तो हमारा ई सेलों का मानक विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो जैसे ही हम मान इस पर रख देते हैं तो देख लीजिए क्या निकलेगा, देख लीजिए यहां पर हमारा ई सेल है, तो ई सेल का ई सेल हम लिख देंगे, यही हमारा ई सेल का मान चाहिए। तो ई कैथोड, देखिए ई नोट कैथोड मतलब कैथोड का मानक विद्युत वाहक बल का मान कितना दिया है जी, तो ई कैथोड का मानक विद्युत वाहक बल का मान कितना दिया है, सॉरी कैथोड कह रहा है ना, तो कैथोड प्लेट ही है, तो ये 0.34 दिया हुआ है, 0.34 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस चिन्ह दर्शाएंगे। अब फिर ई एनोड, एनोड है, एनोड ये, तो इसका मान दिया है -0.76, ये हमारा इतना दिया हुआ है, तो इतना हम लिख दिया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 0.34 हो जाएगा, और ये प्लस 0.76 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो देख लीजिए 6 4 10 का 0 हासिल 1, और 7 3 10 आई की 11, तो ये हमारा 1.1 आ जाएगा, 1.10 आ जाएगा। ये हमारा ई सेल का वैल्यू, ई सेल का वैल्यू हमारा जो आ जाएगा वो 1.10 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे आपको यहाँ पे 2 3 चीजें ही याद रखनी है। पहली बात ये एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, जब भी हमें सेलों का विद्युत वाहक बल हमें कहे तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। दूसरी बात आपको ये पता, यही ध्यान देना है, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन टाइप का कहता है, यहाँ पे यही ध्यान देना है कि कौन जो जो 2 धातु यहाँ पे दिए, एक जिंक दिया है एक कॉपर दिया है, तो जिंक किसमें आवेश में चेंज हुआ है, Zn से Zn2+ में चेंज हुआ है, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, इसका मतलब वो एनोड प्लेट है। और यहाँ पे Cu2+ है वो Cu में चेंज हुआ है, तो Cu में जब चेंज हुआ है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया हुआ है, तभी ना Cu2+ से Cu में चेंज हुआ। तो यहाँ पे अपचयन की क्रिया हुई है, अपचयन की क्रिया को हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब जिनको यही सब नहीं पता कि कैसे ये Cu2+ से Cu में चेंज हुआ, जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी जाकर ये Cu में चेंज हुआ, ये सब बेसिक नॉलेज जिनको नहीं है वो ये न्यूमेरिकल लगाने में बहुत उनको कठिनाई होगी।
तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा बाबू, जितना आप प्रैक्टिस कर सके ना इस टाइप के क्वेश्चन को, उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतनी बात आप समझ गए ना। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। एक और न्यूमेरिकल हम देखें। चलिए इसी टाइप के एक और हम न्यूमेरिकल आपको कराकर दिखाते हैं। चलिए, एक और न्यूमेरिकल हम इसी टाइप का कराएंगे, पर इससे पहले एक और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो अभी हमने कराया था ना, ये 6 नंबर क्वेश्चन था। एक हम हार्ड टाइप का क्वेश्चन कराना चाहते थे, वो हमने करा दिया। चलिए एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे आता है। कॉपर सल्फेट विलियर में 6.35 ग्राम तांबा निक्षेपित करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अब हमें विद्युत धारा की मात्रा हमसे ज्ञात करने को कह दिया है। अब चलिए कैसे ज्ञात करेंगे जी, तो मैं आपसे थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूं कि आप इस वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास तो कीजिए, प्रयास कीजिए जी। ये इस टाइप का न्यूमेरिकल अभी हमने कराया हुआ है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को आपको केवल क्या करना है, प्रयास करना है कि कितना कैसे यह हमारा ज्ञात हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो हमें विद्युत, यहाँ पे विद्युत की मात्रा हमसे कह रहा है, तो विद्युत आवेश की मान हमें ज्ञात करने को कह रहा है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं जी। ठीक है, तो जो जो दिया है ना पहले उसको लिखते हैं। तो यह हमारा 6.35 ग्राम तांबा में निक्षेपित यहाँ पे कह दिया है। मतलब यहाँ पे तांबा का जो हमारा परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है। तांबा मतलब, तांबा मतलब कॉपर, तो कॉपर का यहाँ पे हमारा दे दिया है द्रव्यमान। कॉपर का निक्षेपित द्रव्यमान, तो कॉपर का निक्षेपित द्रव्यमान को स्मॉल एम से दर्शाते हैं और इसका मान दे दिया है 6.35 ग्राम। ठीक है, इतना हमारा दे दिया। फिर यहाँ पे अब हमसे कह रहा है कि कॉपर का द्रव्यमान, यहाँ पे एक और दिया है कॉपर का, ये परमाणु द्रव्यमान दे दिया है, परमाणु द्रव्यमान। तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल एम से दर्शाते हैं और ये मान दे दिया है 63.5। तो 63.5 ये हमारा कॉपर का मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान का मान दिया है। ठीक है, अब हमारा दो चीजों का तो मान दे दिया है। एक चीज का और हम मान जानते हैं, क्या जानते हैं जी, फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक का जो मान हमारा होता है एफ इक्वल टू, वो कितना होता है जी, 96,500 गुलाम। 96,500 गुलाम ये हमारा होता है, ये हमारा मान दे दिया है। और एक चीज, एक और चीज यहाँ पे नहीं दिया है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में एक और चीज का मान हमें दिया हुआ है, बट मैं टाइपिंग में नहीं लिखा हूँ। यहाँ पे एन का जो मान है ना, वो 2 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। टाइपिंग में थोड़ा सा यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक और चीज मान दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो मान, एन का मान जो दिया हुआ है, वो कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। तो अभी भी जिनको मैं कह रहा हूं कि चलिए हम इतना लिख दिए हैं, अब आप केवल सॉल्व कर सकते हैं इसको, और सॉल्व करके हमें विद्युत की मात्रा बता सकते हैं। विद्युत की मात्रा मतलब विद्युत आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो अभी भी रोक कर आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए जी, तो ट्राई किए होंगे जो स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी बात है। और जो नहीं किए, जिनको नहीं आ रहा है, ध्यान से समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब, तब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एम इजकल टू, स्मॉल एम इजकल टू कैपिटल एम इंटू क्यू बाई एन इंटू एफ। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। चलिए जी, तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, बात ध्यान से समझेंगे। ये n इंटू एफ इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा करा देगा। तो ये गुणा अगर कराएगा तो कैसे हो जाएगा, n, सॉरी, स्मॉल एम n इंटू एफ, ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू, ये m इंटू कैपिटल एम है ना, तो कैपिटल एम इंटू क्यू हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए, ये m इधर भाग गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा। तो q इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिलेगा, q इक्वल टू, पहले तो ये हम टोटल लिखेंगे, तो ये टोटल हमारा है
स्मॉल m इंटू n इंटू f, ठीक है। और ये m इधर भाग गुणा में है, इधर आएगा तो इनमें भाग करा देगा, तो इनमें भाग करा देगा तो ये हमारा m हो गया। अब देखिए ये हमारा वैल्यू इतना, हमारा ये फॉर्मूला निकल गया। और ये हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला निकला, अब हमसे क्या पूछा हुआ था कि विद्युत की मात्रा बताइए, तो ये विद्युत की मात्रा कौन, विद्युत आवेश ही तो विद्युत की मात्रा बताता है ना। तो यह Q का मान हमें ज्ञात करना है। अब जाहिर सी बात है अब केवल हमें मान रखना है, तो मान रख देते हैं। स्मॉल m का मान कितना दिया है जी, 6.35 दिया है, तो इतना हमने लिख दिया। n का मान दिया है 2, तो 2 हमने रख दिया। फाराडे स्थिरांक का मान दिया है 96,500 कूलाम इंटू मोल इनवर्स होता है, तो ये हमने रख दिया। अब उसके बाद कैपिटल एम का मान दिया है 63.5, तो ये हमने रख दिया। अब इतना हो गया, देख लीजिए ये क्यू इक्वल टू क्या, एक फॉर्मूला के यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो क्यू इक्वल टू मैं आपको बता दे रहा हूं। अच्छा एक बात समझिएगा, ये ये 96,500 है ना, तो 96,500 को अगर एक जीरो हम हटाते हैं यहाँ से, तो इसको हम ऐसे चाहे एक जीरो को हटा देंगे तो मतलब 10 से गुणा करा देंगे। 10 से गुणा कराने का मतलब ये अभी भी ये 96,500 गुलाम ही है। अरे भैया 9,650 है, इसमें 10 का गुणा करा देंगे तो अभी 96,500 गुलाम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 10 से हमने इसलिए गुणा कराया क्योंकि आप बात को समझिएगा कि ये 10 ना अगर ये 6.35 में गुणा होगा, तो ये जो दशमलव है, ये दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा। तो ये सीधी बात यहाँ पे यही समझ लीजिए, ये सीधी बात यहाँ पे यही समझ लीजिए कि आपका आपका क्या था, 96,500 गुलाम था। तो एक जीरो यहाँ से हटा ना, एक जीरो काटा यहाँ से, तो ये जो दशमलव है ये एक अंक इधर आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 63.5 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे ये 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। और इधर क्या बचा, 9,650 बचा, तो ये हमने लिख दिया। और ये हमारा कितना बचा, 63.5 बचा, तो ये हमने इतना लिख दिया। अब देख दीजिए 63.5 से 63.5 कैंसिल हो गया, तो अब इधर क्या बचा, इधर बचा Q इक्वल टू, ये बचा 2 गुणे 9,650। अब 9,650 का 2 का गुणा आप करा दीजिए, तो 2 शून्य शून्य, 2 पचे 10 जी, एक हासिल एक, 6 दूना 12, एक 13 का 3 हासिल एक, 9 दूना 18, एक 19। तो ये हमारा Q का जो मान आ गया वो कितना आ गया जी, Q का जो मान आ गया वो 19,300 गुलाम 19,300 गुलाम, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए कुछ इसमें था जी, कुछ भी था तो आप बता सकते हैं हमें, कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी तो नहीं था जी। बशर्ते आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे ये क्या हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों यहाँ पे नहीं आया है, जस्ट ए सेकेंड। वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, और जिन स्टूडेंटों को वो क्वेश्चन नहीं आएगा ना, वो आप हमें क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो क्वेश्चन दे दे रहा हूं आपको। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन ये हम होमवर्क दे दे रहे हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। ये जेडेन है और जेडेन 2+ में चेंज हुआ है, इसका जो सांद्रता है 0.1 दिया हुआ है। और फिर ये जो Cu2+ है ये Cu में चेंज हुआ है, ठीक है। तो सेलों का फिर हमें EMF मतलब सेलों का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करने को कह रहा है। और यहाँ पे हमारे ई नोट सेल का जो मान है वो दे दिया है 1.10 वोल्ट दिया है। तो ये हमें सॉल्व करना है, सेलों का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ये कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए जब भी हमें यहाँ पे हमारा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पर अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से आप बाबू बात को समझिएगा। जब तक आप बात को नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमारा ये ऐसा वैल्यू दिया हुआ था कि जो जिंक है, जिंक 2+ में चेंज हो रहा है, इसका वैल्यू इतना है, इसका जो इतना वैल्यू इतना हमें दिया हुआ था। मतलब कैथोडो का इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू और एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू हमें दिया हुआ था, तब हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब तो उस क्वेश्चन में जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें तो ये फॉर्मूला दिया नहीं है, तो जब नहीं दिया है तब हम कैसे निकालेंगे, तब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नरस्ट समीकरण का।
तो अब हम यहाँ पे नरस्ट समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे और नरस्ट समीकरण के फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला प्रूफ होगा। ठीक है, ये सिद्ध होगा और इसी से हमारा ईएमएफ का वैल्यू निकलेगा। अब नरस्ट समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है जी? नरस्ट समीकरण का फॉर्मूला होता है कि ई सेल इजकल टू ई नॉट ई नॉट सेल -2.303 RT बाई NF log RT बाई NF log 1/mn प्लस, ये हमारा होता है। ये mn प्लस को ना धातु आयनों की सांद्रता को जब आप चेंज करेंगे तो ये ओनली हमारा Q में चेंज हो जाएगा। अब Q इक्वल टू क्या होता है, एक और बात याद रखेंगे, Q इक्वल टू आप याद रखेंगे कि Zn जो है Zn 2 प्लस में चेंज हुआ है तो इसको लिखेंगे, और यहाँ पे Cu2 प्लस है ना, Cu2 प्लस, तो ये हम लिख देंगे Cu2 प्लस। ये हमारा धातु आयनों की सांद्रता हम ऐसे लिख देंगे। इन दोनों का वैल्यू भी हमारा पता चल गया है कि Zn2 प्लस का वैल्यू कितना है 0.1, तो Q इक्वल टू 0.1 रखिएगा, और यहाँ पे Cu2 प्लस का वैल्यू जो है वो कितना दिया, 1 मोल दिया है तो 1 रखिएगा। तो ये Q की जगह पर आपको इतना रख देना है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे आप इसका जैसे ही आप मान रखेंगे सबका आपका निकल जाएगा। हालांकि मैं आपको कहना चाहूंगा ट्राई तो कीजिएगा। मैं जानता हूं अभी आपको हार्ड लग रहा है, अभी मैं चाहूं ना तो कराऊंगा तो बहुत इजी लगेगा, बट अभी हार्ड लग रहा है। मैंने ऊपर ऊपर आपको बताया है क्योंकि होमवर्क देने का मतलब है कि आप सब काम करें, बट फिर भी मैंने कुछ समझाया है आपको। ठीक है, बेसिक जिनको थोड़ा सा हिंट हमने देने का प्रयास किया है कि अगर आप समझ पाए तो अच्छी बात है। नहीं आ रहा है ना तो एक बार बैठिएगा, कॉपी पेन खोलिएगा, अपना नेट का इंटरनेट का यूज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप हमें कमेंट में आकर फिर से हमें कहिएगा नहीं सर क्वेश्चन 7 जो है इसका हमें करा दीजिएगा और समझा दीजिएगा। मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं, मैं बिल्कुल आपके लिए लाऊंगा अगर कम से कम 11 स्टूडेंट भी हमें कमेंट कर देते हैं तो। ठीक है, चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूं इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आज हमारा कंप्लीट होता है। अब हम जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर क्या है, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी का वन शॉट वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम सभी थ्योरी को कराने वाले हैं, सभी इंपॉर्टेंट परिभाषा, नियम, डेरिवेशन, सिद्धांत सबको कराने वाले हैं। आपको पता होगा कि 2 चैप्टर का हमने वन शॉट वीडियो करा दिया है, एक विलियन, दूसरा हमारा वैद्युत रसायन। अब तीसरा जो हमारा चैप्टर है, तीसरे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक बलगतिकी ये हमारा तीसरा चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो जो भी स्टूडेंट रासायनिक बलगतिकी जो चैप्टर है इसका वन शॉट वीडियो देखना चाहते हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखना चाहते हैं, तो वो हमारे प्यारे स्टूडेंट सभी कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट करने के लिए हमने लिखा है, क्या लिखेंगे, रासायनिक बलगतिकी वन शॉट वीडियो लाइए। इतना आप कमेंट कर देंगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारे स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं कल ही केमिस्ट्री वन शॉट का चैप्टर 3 का। तो अगर आप कमेंट कर सके तो कर दीजिएगा। अगर 51 स्टूडेंट हमें कमेंट कर देते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप सभी तैयार रहेंगे 7:15 पर, 7:15 पर, शाम को 7:15 पर तैयार रहेंगे, हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। चैनल पे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिससे कि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों से इस चैनल के बारे में बताइएगा। ठीक है, हमें इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू।